यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट के अब हम टूल्स पर बातें करने वाले हैं कि इस स्किल को डेवलप करने के लिए किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें जो पहला टूल्स है वो है लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के मेंस के पैटर्न को देखेंगे, मेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको अपने आंसर को इस तरीके से लिखना होता है कि आप एग्जामिनर को प्रभावित कर सकें, एक इम्पैक्ट छोड़ सकें उस पर, उसको लगे कि हाँ, आपका आंसर ऐसा है जिसमें उसे अच्छे मार्क्स देने चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके आंसर में गहराई हो, सरफेस लेवल के आंसर्स ना हो। और गहराई लाने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो है फैक्ट्स। तो फैक्ट्स की ज़रूरत आपको बहुत पड़ने वाली है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ तक कि इंटरव्यू में अगर आप जाएँगे, तो वहाँ अगर आप अपने रिप्लाई में जो आप रिप्लाई करते हैं उन्हें, उसमें फैक्ट्स को शामिल करेंगे, फैक्ट्स को कोट करेंगे कि हाँ, ये इस तरीके से इस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स वहाँ पे मिल सकते हैं। और इंटरव्यू तो एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी को एक बड़े तौर पर चेक किया जाता है कि आप में समझ कितनी है, और आपकी इस स्किल की वहाँ बहुत ज़्यादा जांच होती है। और उसमें तो बहुत ज़्यादा स्कोप होता है मार्क्स लाने का। इंटरव्यू में आप 250 तक ला सकते हैं आउट ऑफ 275। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कर भी पाते हैं। मेंस में भी आप, अगर आपके आंसर्स अच्छे हैं, प्रभावशाली हैं, तो उसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और जो टॉप के रैंकर्स होते हैं उसमें अपनी जगह बनाने का सबसे बड़ा माध्यम यही है कि आप मेंस में बहुत अच्छे आंसर्स लिख के आ सकें। यहाँ तक कि प्रीलिम्स में भी ये फैक्ट्स आपकी मदद करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी बातें होती है जिसके अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आप ऑप्शंस को क्रैक कर सकते हैं। अब बातें करते हैं ज़रा फ्रेंड्स इस फैक्ट्स के लर्निंग के बारे में कि इसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है। एक कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी फ्रेंड्स, कालिदास की। कि कहा जाता है ऐसा कि एक दिन कालिदास जी को काली माता ने दर्शन दिए और कहा कि रात भर में तुम जितनी किताबें पलटोगे सारी की सारी तुम्हें याद हो जाएंगी। और लाइब्रेरी में वो गए और उन्होंने रात भर में पूरी लाइब्रेरी पलट डाली और सब किताबें उन्हें याद हो गई। अगले दिन से जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे वो उसको सिखाने लगते थे कि तुम यहाँ गलती बोल रहे हो, यहाँ गलती बोल रहे हो, जबकि वो महामूर्ख उनको माना जाता था। और सब आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसे हो गया। इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ? जब भी स्टूडेंट्स जो है आईएएस की प्रिपरेशन में आते हैं या नॉर्मल कोई भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनका जो जोर सबसे ज़्यादा होता है वो चीज़ों को याद करने पर होता है। अगर मैं पूछूं, या कहते नहीं कि आप कोई विश मांगो, कि विश मांगी जाए सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स से कि आप क्या चाहोगे, अगर उन्हें सही डायरेक्शन नहीं है तो वो यही कहेंगे कि मुझे सारी की सारी किताबें याद हो जाएं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का इस जोर पे होता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रहें। उनका बस चले तो पूरी किताब वो याद करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि आप देखिए कि वो जो न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स होते हैं वो पूरी की पूरी दिमाग में बनी रहे। अगर उन्हें अंडरलाइन करने को कहा जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट अंडरलाइन कर देते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बताइए, एग्ज़ाम में आपको कितने वर्ड्स में लिखना होता है? अगर आपको पूरी की पूरी किताब याद भी हो जाए, तो क्या आप उसका इस्तेमाल कर पाएँगे? 200 से 250 शब्दों में आपको आंसर लिखने हैं। एक 150 में पूछा जाता है, एक 250 में पूछा जाता है, पहले 200 में भी आता था। तो अगर इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे, तो फिर लिखेंगे क्या? इम्पोर्टेंट चीज़ों को कैसे छाँटेंगे उसमें से? और अगर यही ज़रूरी होता, तो इतने सारे ह्यूमन्स हैं, क्यों नहीं किसी को ऐसा पावर दे दिया गया, ईश्वर ने ऐसा पावर दे दिया कि आप चीज़ें भूलेंगे ही नहीं।
हमेशा चीज़ें याद ही रहेंगी। अगर उन्होंने भूल ये नियम बना दिया है कि जो हम याद करेंगे वो भूलेंगे ही, ज़्यादा से ज़्यादा भूल जाएँगे, कुछ चीज़ें याद रहेंगी, तो समझिए ये तो नेचर का नियम है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रटने के चक्कर में हमें बिल्कुल नहीं पड़ना है। रटने के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। जहाँ थोड़ी बहुत चीज़ें याद करने की बात होंगी, उसको बस देखना है, वो भी एक ऐसे तरीके से कि वो रट्टा मार ना हो, उसके पीछे कुछ ऐसा यूनिक चीज़ छुपा हुआ हो, यूनिक स्किल हो, कि समझ के आधार पर भी उस मेमोरी को हम रीगेन कर सकें, वापस ला सकें। अब देखिए फ्रेंड्स, फैक्ट्स की बात होती है, चाहे आप किताबें पढ़ें, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे मैगज़ीन्स पढ़ें, कुछ भी करें। जब आपको फैक्ट्स ढूँढने हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से फैक्ट आपके काम के हैं और कौन आपके काम के नहीं हैं और ज़्यादातर आपके काम के नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का पता होना चाहिए और इसके लिए आपको क्या करना होगा, शुरुआत जो होनी चाहिए वो ये कि सबसे पहले आपके पास 2 चीज़ें तो होनी चाहिए पास में। एक आपका सिलेबस, एक तो यूपीएससी ने जो दे रखा है, दूसरा आप देखेंगे कि सिलेबस तो बहुत थोड़ा-सा है, उसके पीछे कई चीज़ें छुपी हुई होती हैं, जिसे बिटवीन द लाइन्स कहते हैं। और दूसरा है आपका अनसॉल्व्ड पेपर्स, जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन्स हुए हैं, कम से कम 3 साल के, आप 5 साल के भी ले सकते हैं। तो इतने होने चाहिए और फिर पहले आप एक नज़र सिलेबस पर दौड़ाइए जो यूपीएससी ने दे रखा है। जिस भी सब्जेक्ट का आप कर रहे हैं, पहले उस सब्जेक्ट का पढ़िए और फिर आप क्या कीजिए, पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस पेपर्स को पढ़िए, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस के। तब आप देखेंगे, आपको वो गाइड करेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछता है। और फिर जो आपको टॉपिक मिल रहे हैं, जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है, उसमें अब आपके डायमेंशंस खुलेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस बताएँगे कि उस टॉपिक से किस-किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके डायमेंशंस तैयार होंगे। फिर जब आप दोनों को मिलाएँगे, तब आपका रियल सिलेबस तैयार होगा। तो ये जब रियल सिलेबस आपके पास आ जाए, इसको और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से आप जुड़े रहिए। इसके साथ जब आप धीरे-धीरे वक़्त बिताना शुरू करेंगे, तो समय के साथ आपके अंदर वो स्किल आ जाएगी कि आप छाँट पाएँगे कि कौन आपके काम का है, कौन आपके काम का नहीं है। एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में आपको प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी छाँटने में कि क्या मेरे लिए ज़रूरी है। जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, वो भी आपको ज़रूरी लगेगा। एक-एक बात आपको ज़रूरी लगती रहेगी। लेकिन जब आप धीरे-धीरे इन चीज़ों को साथ में करते रहेंगे, थोड़ा टाइम इसके लिए भी निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि आप में ये चीज़ें आ जाएँगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत कम आपको पढ़ना पड़ेगा। शुरू में न्यूज़पेपर से स्टूडेंट्स लेते हैं तो 2 घंटे, 3 घंटे, डेढ़ घंटे लग जाते हैं पढ़ने में। अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो। चलताऊ तरीके से पढ़ेंगे तब तो आप शुरुआत में ही 5 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो उतना लगता है। लेकिन समय के साथ आप देखेंगे कि धीरे-धीरे वो टाइमिंग कम होता चला जाएगा और एक टाइम आएगा कि आप कितना भी न्यूज़पेपर में आपको पढ़ना हो, आधे घंटे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं अच्छे से पढ़ने की बात कर रहा हूँ, चलताऊ तरीके से नहीं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स होंगे बिनको जिनको आप छोड़ देंगे, कुछ ही इम्पोर्टेंट होंगे, उस इम्पोर्टेंट में भी कुछ ही इम्पोर्टेंट हों। तो आप सिर्फ़ इम्पोर्टेंट, मान लीजिए आर्टिकल्स भी पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ लाइन्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो आपके दिमाग में आता चला जाएगा। और काफ़ी सारी तैयारी भी न्यूज़पेपर्स के साथ हो जाती है, कई टॉपिक्स रिपीट होते हैं, तो रिपीटेड टॉपिक्स को आप, अगर वो अपडेटेड नहीं है, तो छोड़ सकते हैं। तो चीज़ें इस तरीके से हो जाएँगी, फिर ऐसे ही बुक्स के साथ भी होगा। बुक्स में आपको पढ़ेंगे तो आप पूरा, लेकिन पूरी किताब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसमें से वो चीज़ देख पाएँगे जो आपको चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बुद्धिज़्म आप पढ़ रहे हैं, तो बुद्ध का जन्म किस ईस्वी में हुआ, कहाँ पे जन्म हुआ, बचपन की बातें, ये छोटी-मोटी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं होती। ज़रूरी क्या होती हैं, ये पता चलेगा कि किस तरीके से बुद्धिज़्म पर क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपको वहाँ पे फ़ोकस जो है आपका उन चीज़ों पर रहेगा, तो ये ज़्यादा चीज़ें जो ये जो बेकार की चीज़ें होंगी, ये आप हटा सकते हैं। तो चीज़ें इस तरीके से आप देखेंगे। तो शुरुआत तो यहाँ से होगी,
फिर नेक्स्ट स्टेज पर बात करेंगे। अभी इसमें और भी बातें हमें करनी है लर्निंग ऑफ फैक्ट्स में। शुरुआत यहाँ से करनी है आपको, फिर इसके बाद की बातें आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं रुकते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते।